अस्सलाम वालेकुम। होपफुली दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जो है हमने मॉक टेस्ट लिया था। ठीक है। कल हम कल हमारा मॉक टेस्ट हुआ था और मॉक टेस्ट के अंदर जो है कल मैंने डिफरेंट जो है आपके सामने मॉक टेस्ट दिया था जिसके अंदर 40% एमसीक्यूज था और 60% सीआरक्यूज था। आप लोगों ने सॉल्व किया, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया उनको जो है मैंने चेक करके उनका जो टेस्ट है वो विद स्कोर्स के साथ सेंड कर दिया था। अब जो है मैं यही जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की गलतियां क्या थी और नेक्स्ट टाइम आपने ये मॉक टेस्ट किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर जो है इंग्लिश और जो है उर्दू और सिंधी को भी मैं ऐड करूंगा, क्योंकि इस दफा उर्दू और सिंधी ऐड नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला उर्दू और सिंधी भी ऐड होगी। और बिल्कुल जो है इसी तरह ही हम आपका टेस्ट लेते रहेंगे ताकि जो है आपको क्लियर होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश का पोर्शन। सो इंग्लिश का पोर्शन के अंदर सबसे पहले है सिनोनिम। सिनोनिम क्वेश्चन नंबर 1 है फोर्स। तो फोर्स का मतलब होता है ताकत। अब यहाँ पे इंजॉय, वॉक, सिंपल, ये तीनों का मतलब फोर्स नहीं आ रहा। एनर्जी का मतलब भी फोर्स होता है, तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है जी। अगर किसी को कोई चीज डिस्कस करनी हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर टू का मतलब है लिमिट। तो लिमिट क्या होती है जी? एक्सीड का मतलब बढ़ाना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, नॉट का मतलब कोई भी नहीं। लिमिट आपकी हमेशा एंड होती है, ठीक है, कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। सिनोनिम जो है लिमिट का ए है एंड। अब आते हैं हमारे पास इंटरम। तो इंटरम जो है हमारे पास वो है टेल। टेल का मतलब बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी बताना हो गया, ठीक है, पर ये इंटरम है। तो छुपाना, छुपाना इज द राइट आंसर, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हमारे पास क्या है जी? हमने इंटरनम ढूंढना है। स्मार्ट, वंडरफुल और टिप टॉप, ये तीनों जो है वो सिनोनिम्स हैं और जो अनक्यूट है वो है इंटरनम। सो द राइट ऑप्शन इज बी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस हमारे पास कौन सा है इसके अंदर? देखिए, ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो हैव के साथ वी कैन ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचे हैं। अब इसको देखते हैं कि इनमें कौन सा सही है। सो आई हैव गिवन द मैसेज यू ऑफ अल्लाह, आई हैव गिवन द मैसेज ऑफ अल्लाह टू यू। तो राइट ऑप्शन इज डी। उसके बाद है हमारे पास यूज राइट वर्ड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम यू शुड डैश योर डॉक्टर। देखिए, कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको क्या करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ? ठीक है, नैप, नैप करना चाहिए जी। नैप तो बिल्कुल नहीं। इंक्वायरी तो आप नहीं कर सकते। पूछना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए, तो डॉक्टर के साथ आप हमेशा क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, you should stand, you should stand dash your words and help him। आप अपने लफ्जों पर रहो और उसकी क्या करो? मदद करो। तो अब स्टैंड बाय है, स्टैंड अप है, स्टैंड टू है या स्टैंड विथ है? तो क्वेश्चन नंबर स्टैंड टू। ठीक है, स्टैंड टू हमेशा ये आपका फ्रेजल वर्ब्स है। और फ्रेजल वर्ब्स जो है हमेशा उसमें आपको वर्ब्स के बाद फौरन आपका लगता है प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, या आपका एडवर्ब लगेगा या दोनों लगेंगे। ठीक है, ये है आपका फ्रेजल वर्ब। तो उसके बाद हम अगर नीचे चलें तो हमें क्या मिलेगा? हमें एरर डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा क्लियर कर लें। अच्छा जी, एरर डिडक्शन आ गया। एरर डिडक्शन में हमने इसमें एरर ढूंढना है। तो नोबडी नेवर आस्क्ड मी फॉर माय ओपिनियन। ठीक है, अब इसमें इस तरह के जो सवाल आते हैं ना एरर डिडक्शन के, तो उसमें ए का मतलब नोबडी है, बी का मतलब नेवर है, आस्क का मतलब सी है और डी का मतलब नन ऑफ दिस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है जी। सो 8 के अंदर हमारे पास क्या है जी? मेरी एक बात याद रखें, कभी भी आप दो नेगेटिव वर्ड्स एक सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। नोबडी भी नेगेटिव में इस्तेमाल होता है और नेवर भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोबडी को कहेंगे कि नहीं जी, ये नोबडी नहीं है, नोबडी यूज नहीं होगा। नेवर आस्क मी
फॉर माय ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो नेगेटिव सेंटेंस कभी भी, दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का सेक्शन हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई सवाल हो इंग्लिश का तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है? सिंप्लीफाई 100 - 1 प्लस 900। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास सवाल है, एक मिनट जी, ये जो हमारे पास सवाल है ये सिंपली हमारे पास सवाल जो है वो बॉड मास का है। ठीक है, अक्सर मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ये हमारे पास जो सवाल है वो किसका है? बॉड मास का है। अब बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले मैं एक मिनट स्क्रीन के ऊपर लिख दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मिनट जी, कुछ लोग वेटिंग पे हैं, इनको एडमिट कर लें। ओके जी, एडमिट पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एडमिट पे आ गए। अब हम चलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए जी, हमारे पास है बॉड मास। ठीक है, ये अभी जो हमारे पास है तो मैं डी मास लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे बॉड मास होता है पर यहाँ पे हमारे पास इतनी ज्यादा फंक्शंस नहीं है तो दैट्स व्हाई डी मास हम देखते हैं। इसका मतलब होता है डिवाइड, टी फॉर, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर प्लस एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने देखना है हमेशा जो आपके पास कोई भी अमाउंट होती है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपके पास फंक्शन होता है वो ही उस वर्ड का होता है। ठीक है, जैसे ये 900 प्लस के हैं, ये 1 जो है माइनस का है और ये 100 प्लस का है। तो डिमास के अंदर देखें, जब भी हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है तो वी हैव टू सॉल्व द एडिशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 900 जो है प्लस है और 100 प्लस है, तो हम पहले एडिशन करेंगे। तो एडिशन हमारे पास हो गए 1000। ठीक है, और -1 तो ये हो गए 999। तो 999 राइट ऑप्शन हमारे पास है बी। क्लियर हुई ये बात सबको? कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल जो है फोर्थ स्टैंडर्ड का सवाल था ये। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमारे पास अगला जो सवाल है वो है हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन का। ठीक है जी। अब रेशो प्रोपोर्शन में हमारे पास एक्सट्रीम, जो हमारे पास जो लास्ट वैल्यूज होती है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, ये हमारे पास एक्सट्रीम होते हैं, और जो मिडिल वैल्यूज होती हैं वो होती है मीन। तो अब जब हम सॉल्व करना है हमने एक्स, तो हम जो है पहले एक्सट्रीम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम अपना मीन एक साथ लिख लेंगे। अब हमने ये लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सिंपली जो है डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब ये हमारे पास हो गया x/2 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 हमारे पास है, यहाँ पे इसके साथ हो रहा है तकसीम। अब हम जब ये इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जब इसको लिख रहे हैं तो ये इसके साथ ऐसे, तो यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी। अब x = 2/6, 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 3 है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है A3। ठीक है, ये इसका है राइट ऑप्शन। एक मिनट जी। सर x/2 आया तो हमने 2 और 6 को फिर डिवाइड क्यों नहीं करा? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। हाँ, तो ऑप्शन तो आपको जैसे भी कर ले, ऑप्शन तो आपका 3 निकलेगा। जो आपका राइट ऑप्शन है वो तो 3 आएगा मतलब आंसर वो तो। भी सही है, मतलब। जी जी। देखिए, मैथमेटिक्स में जिस तरह आपको आ रहा है, जिस तरह आपका एक तरीका है, आप उस तरह करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में यही होता है कि डिफरेंट वेज होते हैं, हर कोई अपने तरीके से कर रहा होता है, और जिसको जिस तरीके के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो उसका यूज टू होता है, और वो इसी लिहाज से फिर उसको सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम के भी इसी तरह ही हमारे पास दे रहा है 2 ways टू फाइंड द एलसीएम। अब हम सिंपल सा तरीका कर लेते हैं। ठीक है, जो मैं अक्सर करता हूँ, तो सबसे पहले हम 2 कर लेते हैं। तो 2 का टेबल 5 टाइम, और यहाँ पे हमारे पास कितनी दफा लगेगा? 1 और 0, 10 टाइम। फिर हमारे पास 2 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ पीछे बचा ही 5 है, तो 5 का टेबल 1 टाइम। तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 =
हमारे पास आ गया 20। तो 20 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। अब यहाँ पर रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो रैशनल और इरैशनल का बहुत बड़ा जो है टॉपिक है इसके अंदर, अगर आप डिस्कशन में जाए। बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ए बी सी ये तीनों जो हैं आपके रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। तो 0.5 प्लस 1/2 ये कितने होंगे, ये तो बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, देखिए अगर आप 0.5 लिखते हैं और कहीं पे आपको लिखा हुआ होता है 1/2, तो ये दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, 1/2 का मतलब भी जो है एक चीज का है दो हिस्से, और 0.5 का मतलब भी वन को आपने टू हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके पास सी है। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो क्वेश्चन सर नंबर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अपने रैशनल नंबर का राइट आंसर क्या था सर? ऑल ऑफ दीज। ओके ओके। इसकी जो राइट आंसर कीज हैं, रात को मैंने जो है आंसर की शेयर की थी, उसके बाद फिर मैंने वेरीफाई की, उसमें कुछ कीज सही नहीं थी, तो राइट कीज मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद जो है अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 0.6 जो है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 0.0002 के साथ। तो इसमें सिंपली अगर हम कर लें, जो हम सिंपल से ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो 6 को 2 टाइम्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। अब हमारे पास डेसिमल्स के बाद नंबर्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि 3 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, डी में सी में भी नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है अब हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास देखिए डिफरेंट जो है फंक्शंस आ गए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोबारा डीमास लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, डी, डी फॉर डिवाइड, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास डिवाइड है। यस, हमारे पास डिवाइड है। डिवाइड किसके बीच में है जी, इन के दरमियान। तो अब हम सबसे पहले इनका जवाब लिख लेते हैं। अब इनका जवाब क्या आएगा, 4 - 4। तो 4 को जब अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका जवाब क्या आएगा, 1। ठीक है, प्लस 4। हमने जो एक फंक्शन था उसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसके दरमियान है, 4 और 1 के दरमियान। तो 4 - 4 = 4, तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है। तो एडिशन का मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी आपके पास फंक्शन होता है वो उस वर्ड के साथ होता है, उस जो आपके पास रकम दी हुई है उसके साथ होता है। तो ये भी 4 प्लस के हैं, और यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ, बट ये भी प्लस के ही हैं। तो 4 + 4 हो गया हमारे पास 8। ठीक है, -4। तो 8 में से 4 गए तो बाकी बचा हमारे पास 4। तो 4 इज द राइट आंसर, और ए हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर है। अगर कोई जो है कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम जरा देख लेते हैं। ये जो सारी मैथमेटिक्स है ये 4th और 5th स्टैंडर्ड की है। ठीक है, कोई इतनी हाई फाई नहीं है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किए थे ताकि आप लोगों को पता चल सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे मॉक टेस्ट आगे जाते जाएंगे तो हम जो है एडवांस लेवल की तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो राइट हैंड साइड है एंड लेफ्ट हैंड साइड है, उनकी अगर आप प्लेसेस चेंज करते तो आपका जवाब सेम रहता है। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाय चेंजिंग द प्लेस यू कैन गेट द सेम रिजल्ट। अब ए जैसे फर्स्ट पे है प्लस बी, बट अब यहां पे आप कह रहे हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही जरूरी नहीं है सिर्फ प्लस में आए, ये आपके पास जो है
मल्टीप्लाई में भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखें ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नन ऑफ दीज वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया क्लियर। अगर आप लोगों को इसमें से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम जीके का सेक्शन शुरू करें। यहां तक क्लियर है? यस। किसी ने कुछ कहा है? जी शाजिया, क्या कह रही हैं आप बेटा? नहीं सर, वो क्लियर हो गया था, मैंने वॉइस में पूछ लिया था, क्लियर है अच्छा, सर। ओके बेटा, ओके। असल में जब वो देख रहा होता हूँ लास्ट में, फिर मैं चैट बॉक्स के अंदर आता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पता चल सके। चलिए जी, ठीक है। अब हम आते हैं जीके की तरफ, ठीक है। जो हमारे पास सॉरी, जो हमारे पास जीके है, जीके के अंदर हमारे पास सवाल है सबसे पहला पहला कि ऑल कंट्रीज आर कॉल्ड हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका एक्सेप्ट। अब इस तरह का जो सवाल होता है ना, उसको थोड़ा समझना होता है। इसमें आपने वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो राइट आंसर नहीं है, जो पूछा जा रहा है उसके अलावा। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका। हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, देर आर 4 कंट्रीज, ठीक है, जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है। वो कौन कौन सी है? इथोपिया भी है, इरिटेरिया भी है, और सोमालिया भी है, और डिजिबूटी है, ठीक है। डिजिबूटी ये दूसरा शहर, चौथा शहर है, ठीक है। 4 कंट्रीज है जिन्हें हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब छत जो है वो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका नहीं है, तो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है जी। ये एक्सेप्ट वाला जो भी सवाल होता है ना, इसको थोड़ा समझना होता है हमेशा। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट द, ठीक है। जो अंटार्कटिका है वो कहाँ पे लाई करता है? अब यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप बना दूं। ये वर्ल्ड मैप है हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। तो नीचे हमारे पास क्या है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका लाइज एट द साउथ पोल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। ये तो हमें याद करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मेरा सवाल है, टीचर्स डे कौन सी डेट पे मनाया जाता है? ठीक है, टीचर्स डे, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, टीचर्स डे हम कब जो है सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, उसके बाद है डैश कॉन्टिनेंट। यस, किसी का जवाब आया है? एक मिनट। यस, 5 अक्टूबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर पे। हफ्सा ने कहा है, हफ्सा ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है जी। एक मिनट। अच्छा जी, ओके। हम कहाँ पे थे? हम थे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। तो डैश कॉन्टिनेंट इज सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो डैश कॉन्टिनेंट इज सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन वाइज सबसे पहला कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? ऑफ कोर्स हमारा एशिया आता है, उसके बाद आता है अफ्रीका। तो सेकंड नंबर पे है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 21, समरकंद इज सिचुएटेड इन, ठीक है, समरकंद इज सिचुएटेड इन उज्बेकिस्तान। अच्छा, हाउ मेनी डबल लैंडलॉक कंट्री इज और आर इन एशिया? तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। आपको लैंडलॉक कंट्रीज का तो पता होगा, ठीक है। वो कंट्री जिनको ओपन ओशन का पानी नहीं लगता, ठीक है। वो कंट्रीज जिनको चारों तरफ से ओपन ओशन का पानी नहीं लगता, ठीक है। मैं लेक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं रिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सी और ओपन ओशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कंट्रीज जिनके चारों तरफ ओपन ओशन का पानी नहीं लगता, उन्हें हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी ऐसी है कि दुनिया के अंदर देर आर 2 डबल लैंडलॉक कंट्रीज, मतलब वो कंट्री जिनको जो है, जैसे ये एक कंट्री है, ठीक है, इसको तो चारों तरफ पानी लग ही नहीं रहा, इसके जो सराउंडिंग पे कंट्रीज है ना, उनको भी जो है ओपन ओशन का पानी नहीं लग रहा। तो ऐसे दुनिया के अंदर सिर्फ 2 कंट्री हैं, ठीक है। एक है बलूचिस्तान, और
दूसरा हमारे पास जो है सेंट्रल एशिया, एशिया के अंदर है। ठीक है, अब वो कंट्री का नाम आपने मुझे बताना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई जो है क्वेश्चन छोड़ा जाए, ताकि आप उसको थोड़ा सर्च करें और आपको भी वो याद रहे। ठीक है, तो हमारे पास एशिया के अंदर एक है और एक यूरोप के अंदर है। यूरोप वाला मैं आपको बता रहा हूँ, एशिया के अंदर आपने मुझे बताना है, और वो सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जितने भी हमारे पास जो है कंट्री हैं, वो सारे के सारे लैंडलॉक है, बट एक डबल लैंडलॉक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? वन। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन एशियन कॉन्टिनेंट? ठीक है, वैसे तो हमारे पास टोटल 24 टाइम जोन्स है, ठीक है, दुनिया के अंदर। पर एशिया के अंदर हमारे पास कितने टाइम जोन्स हैं? ठीक है, एशिया के अंदर हमारे पास कितने हैं? एशिया के बाद हमारे पास 11 है। उस बुक किसका? ठीक है, क्लियर। हफ्सा बिल्कुल सही बता रही हैं। ठीक है, हमारे पास एशिया के अंदर कितने जो है टाइम जोन है? 11 है। अच्छा, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो कितने साल तक के लिए होता है? तो 5 ईयर के लिए होता है। अब मेरा सवाल ये है कि वो करंट सेक्रेटरी जनरल है कौन सा? एंटीनियो गुटर्स? सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल ये है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उस कंट्री के अंदर वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, फॉर्मर। अच्छा जी, अब हमारे पास है इस्लामियात। इस्लामियात को अब हम देख लेते हैं। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रॉफिट्स। तो कौन है जिसे हम फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं? ठीक है, ये आप लोगों को अंदाजा है फादर ऑफ प्रॉफिट्स किस नबी को कहा जाता है? यस, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किन्हें कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। उसके बाद है हु कंफर्म द प्रॉफिटहुड ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किन्होंने नबूवत का कंफर्मेशन की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबी होंगे? हजरत हजरत तो नहीं कहेंगे, बकरा बिन नफल। ठीक है, एक नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 27, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। बैतुल मामूर, ठीक है, बैतुल मामूर जो है वो सेवेंथ जो है आसमान के ऊपर है। ओनली साहबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन से साहबी हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, बट उनका जो दर्जा है वो सहाबी जितना है? हजरत अवैस करते। क्वेश्चन नंबर 30, डैश गजवास आर डिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान? तो यहाँ पे हमारे पास जो 12 जगहों का कुरान पाक के अंदर जिक्र है। सलाते शुक्र जो है वो नफिल है, वाजिब है या सुन्ना है? तो सलाते शुक्र जो है वो मुहतसिब है। ठीक है, उसके बाद द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वाज। ठीक है, जो सबसे बड़ा बुत था जो काबा के अंदर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम हुबल था। ठीक है जी, हमारे पास अगला जो है, अगला है पाकिस्तानी स्टडी। ठीक है, तो पाकिस्तानी स्टडी को हम क्लियर करेंगे, फिर हम 5 मिनट रुक जाएंगे और उसके बाद फिर हम सीआर की उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। तो विच मोटरवे ऑफ पाकिस्तान कनेक्ट सिंध एंड पंजाब? तो M5, जो सफर करते रहते हैं उन लोगों को पता होगा। अच्छा, हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट? ठीक है, मैं मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। तो जाहिद अब्बासी। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन टू नेशनल असेंबली? ये वोट देने की बात नहीं हो रही, ये सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट करने की बात हो रही है। तो सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 25 साल होना जरूरी है। अगर आप 25 साल के नहीं है तो आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 36, हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा निजामुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है। पाकिस्तानी स्टडी को कभी पढ़ेंगे तो फिर इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, when 26th amendments of the constitution of Pakistan was passed in National Assembly of Pakistan? 21 अक्टूबर 2024। ठीक है, अमेंडमेंट्स क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? जब आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि सेकंड अमेंडमेंट बड़ी मशहूर है, जिसमें जो है अहमदी जो है अहमदी को जो है नॉन मुस्लिम करार दिया था। ठीक है, इसी तरह ही 18th अमेंडमेंट बहुत मशहूर है, जिसमें जो है सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। तो ये सारे क्या है? ये चेंज द लॉ होता है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली इज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान। लास्ट क्वेश्चन,
who became the chief minister of Indian illegally occupied जम्मू एंड कश्मीर। देखें, एक हमारे पास कश्मीर है जो है आजाद कश्मीर, और एक है इंडिया के पास जिसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो उसका चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज का पोर्शन जो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि हम दूसरा सेशन सेम लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। 5 मिनट सिर्फ इसलिए ताकि ये जो हमने सेशन किया है ये रिकॉर्ड हो जाए। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं सेम लिंक से जो है दोबारा आप लोगों ने आना है और ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो अब हम ब्रेक लेते हैं और फिर 5 मिनट के बाद हम दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे।